नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि जो पार्टीशन है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी उसकी क्या तरीके थे, यानी किस हिसाब से जो भारत का जो पार्टीशन है वो किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है और पूछा जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस लिखो पार्टीशन के। तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। द ईयर 1947 वॉज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लैन्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नॉन। तो कहा जाता है कि 1947 का जो ईयर था सबसे ज्यादा खराब ईयर था और दूसरी तरीके से कह सकते हो अनप्लैन्ड था, किसी ने इस हिसाब से प्लान नहीं किया था। और दूसरी एक और चीज आती है कि द ट्रेजिक ट्रांसफर पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का बहुत ही बुरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया था उन लोगों का। देयर वर किलिंग्स एंड atrocities on both sides of the border in the name of religion. People of one community ruthlessly killed. और धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो एक कम्युनिटी के लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी को किल कर रहे थे। इट मीन्स कि बॉर्डर के इस साइड और बॉर्डर के दूसरे साइड जो लोग थे वो एक दूसरे को किल कर रहे थे। इससे पहले कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसकी प्रीवियस वाली वीडियो, उसको जरूर देखो और उसको देखने के बाद फिर ये वाली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जो पार्टीशन है इस वीडियो को देखो, तो ही आपको ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगला पॉइंट आता है कि सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। और जो सिटीज थे लाहौर, अमृतसर और जो कोलकाता है ये कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए। और जैसे कि मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड। Similarly, the Hindus and Sikhs stayed away from the areas of Muslim dominance. सेम इससे क्या हुआ कि जो हिंदू और जो सिख्स लोग थे वो लोग वहां पर नहीं जाया करते थे जहां पे मुस्लिम्स रहते थे। सेम इसी तरीके से जो मुस्लिम्स है वो वहां पे नहीं जाया करते थे जहां पर हिंदू और सिख्स थे, क्योंकि इस तरीके का टेंशन हो चुका था। क्योंकि उनको लगता था, मुस्लिम्स को ये लगता था कि अगर हम हिंदू या सिख के इलाकों में जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। और हिंदूज और सिख को भी यही डर लगता था कि अगर हम मुस्लिम के इलाकों में जाएंगे तो वो हमें मार देंगे। दूसरी चीज आती है अब इसके अंदर, फोर्स टू अबेंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फेल्ड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। अब क्या हुआ कि जबरदस्ती जब उनको ये पता चला कि उनका जो देश है अब ये नहीं रहा है और उनको शिफ्ट होके बॉर्डर पार करना है, यानी उनको पाकिस्तान में जाना है या पाकिस्तान के लोगों को इंडिया आना है, तो वो बहुत तरीके से डर गए। पहली चीज उनको बॉर्डर पार करके जाना था। दूसरी चीज जब बॉर्डर वो पार कर रहे थे तो उनके पास टाइमिंग नहीं होता था और वो लोगों को डराया धमकाया जाता था। कहा जाता था कि अब ये आपका मुल्क नहीं रहा, ये अब आपका देश नहीं है, आपको बॉर्डर पार करके आपको अपने देश जाना है। यानी हिंदूज को, सिख्स को इंडिया भेजा जा रहा था और जो मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई माइनॉरिटीज को, यानी अगर किसी समूह के अंदर जो माइनॉरिटीज पढ़ते थे, अगर वहां पे माइनॉरिटीज हिंदूज हैं, सिख्स हैं या फिर मुस्लिम्स हैं, तो दूसरे कम्युनिटी के लोग जो वहां पर जिनकी मेजॉरिटी है वो लोग माइनॉरिटीज को वहां पे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। और अब जब वो बॉर्डर पार करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो क्योंकि बॉर्डर पार करने की वजह से जब वो नए जगह पर गए तो उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि सब प्रॉपर्टी वो तो अपने वहीं पे छोड़कर आ चुके थे जो कि उनका पुराना मुल्क हुआ करता था। जो नया उनका देश है उसमें तो उनकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ता था कि रिफ्यूजी जो कैंप्स होते थे वहां पर उनको शेल्टर लेनी पड़ती थी। और रिफ्यूजी कैंप्स में उनको शेल्टर लेना चाहे कुछ महीने, 4 महीने, 6 महीने और कभी कभी तो कई साल बीत जाते थे जब वो रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी वो गुजार दिया करते थे। अगला आता है, दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री। और उन्होंने ये पाया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहां की जो पुलिस है वो उनकी जरा सी भी मदद नहीं करी। और जो पहले उनकी कंट्री में पुलिस मदद किया करती थी अब वही लोग उनको मदद
नहीं करे। इट मीन्स कि पहले वो यहाँ पे रहा करते थे तो पुलिस जो है वो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प किया करती थी। अब क्योंकि वो इस देश के सिटीजन नहीं रहे तो पुलिस भी उनकी हेल्प नहीं कर रही और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का जो सिस्टम है वो भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा। दे ट्रेवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल द सॉर्ट ऑफ मीन्स ऑफन बाय फुट। और ये सब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी सफर कर रहा था। दूसरी चीज क्या हो रही थी कि उनको ट्रैवल करना था, एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रैवल करना था, अपने नए देश जाना था। और कभी कभी उनको कोई उनके पास साधन नहीं हो पाता था, कोई सोर्स नहीं हो पाता था, तो नंगे पैर ही वो चले जाया करते थे। ट्रेनों से भर भर के लोग जाए जाने लगे, बसेस से लोग शिफ्ट होने लगे, बैलगाड़ियां चलती थी तो बैलगाड़ियों से जो लोग हैं वो शिफ्ट होने लगे एक जगह से दूसरी जगह। और जिनके पास ये सब भी सोर्स नहीं हो पाता था तो वो लोग पैदल ही निकल जाया करते थे अपने देश को छोड़कर नए देशों में, जिनका नया देश बन चुका था। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। और इसी जर्नी के थ्रू उनको क्या होता था, उनको मार दिया जाता था या उनका रेप कर दिया जाता था या फिर उनके जो कीमती सामान है वो भी उनसे चुरा लिए जाते थे। Thousands of women were abducted on both sides of the border। और यही हुआ कि जो thousands of जो humans थे उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, उनका रेप किया गया, उनको मार दिया गया। और कभी कभी क्या हुआ कि they were forced to marry in many cases women। कभी कभी कि ये हुआ कि उनको शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जबरदस्ती उनकी शादी की गई दूसरे कास्ट से, दूसरे रिलीजन के पर्सन से। और क्या हुआ कि इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। और जो औरतें हैं, औरतों को जानबूझकर मार दिया गया। जो उनकी फैमिली थी, फैमिली ही औरतों को मार दिया करती थी जस्ट बिकॉज वो अपने कुल की जो फैमिली का जो ऑनर है उसको बचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली का जो ऑनर है वो खराब हो जाए या उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन रहे जिसका रेप हुआ हो। तो इस वजह से वो लोग जानबूझकर ही अपने लोगों को ही मार दिया करते थे जो कि वुमेन हुआ करती थी। अगला आता है कि मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कई सारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए। दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। और जो लोग कैसे तैसे करके बॉर्डर पार करके अपने नए मुल्क पहुंचे, अपने नए देश पहुंचे, तो उन्होंने ये पाया कि उनके पास वहां पे कोई घर ही नहीं है। For lakhs of these refugees, the country freedom meant life in refugee camp। और इनके लिए फ्रीडम क्या रह गया था, जस्ट बिकॉज यही रह गया था कि रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बिताना, यानी रिफ्यूजी कैंप के अंदर ही रहना जब तक उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं मिलता। फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स। और कभी कभी बहुत महीने लग जाते थे और कभी कभी तो कई साल लग जाते थे, जहां पे जो लोग पर्सन थे वो रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते थे। और रिफ्यूजी कैंप के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी क्योंकि उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं थी, पहनने ओढ़ने पूरी तरीके से उनको कुछ भी उनको नहीं मिल पाता था। बल्क में बहुत सारे लोग थे, खाना मिलता था, किसी को मिल पाता था, किसी को नहीं मिल पाता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे खाने पीने को लेकर। तो ऐसी जिंदगी वो लोग जी रहे थे। अब बात आती है कि राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस द ruthlessness of the killings and the sufferings of displacement and violence in their novels, short stories, poems and films। अभी इसमें कहा जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान और जो इंडिया के फिल्म मेकर्स या पोएट्स या राइटर्स थे, इन लोगों ने अगर कोई बुक लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं या फिर कोई नॉवल लिख रहे हैं तो उनमें वो इस चीजों को बयां करते थे, बताते थे कि किस तरीके का हाल चल रहा है, किस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, किस तरीके से लोग पागल जैसे हो गए हैं, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके हैं। और किस तरीके से वॉयलेंस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वॉयलेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं दोनों ही साइड। तो ये लोग जो इंडिया और पाकिस्तान के राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स नाटक के थ्रू या फिर कोई कहानी लिख देते थे उसके ऊपर, या कोई फिल्म छोटी सी बना दिया करते थे, इसके ऊपर वो अपनी बात जाहिर करते थे। While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that survivors themselves used to describe partition as a division of herds।
तो ये जो लोग कभी कभी अगर जो ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन था तो इसको यूज करने के लिए, इसको बताने के लिए वो एक फ्रेज का यूज किया करते थे। उस फ्रेज को वो कहते थे डिवीजन ऑफर्स, यानी जो एक दिल के दो टुकड़े हो जाना। यानी भारत जो पहले एक दिल हुआ करता था अब उसके दो टुकड़े हो गए, यानी इंडिया और पाकिस्तान, दो पार्ट्स में वो दिल टूट गया। तो ऐसा वो फ्रेज यूज किया करते थे अपने पोएम से या फिल्म में, ऐसे इस तरीके का। अगला आता है कि द पार्टीशन वॉज नॉट मेयरली अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड असेट्स, अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेशन अपैरेटस, यानी उपकरण, यानी उपकरण मतलब मशीन्स। अब क्या कहा जाता है कि ये डिवीजन केवल प्रॉपर्टी का नहीं था, लाइबिलिटीज या एसेट्स का नहीं था, ये पॉलिटिकल डिवीजन भी था कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये कह लीजिए कि पुलिस भी डिवाइड हो गए कि आपके पास इतनी पुलिस है, अब ये इतनी पुलिस पाकिस्तान में चली जाएगी और इतनी पुलिस इंडिया में रहेगी। ये और मशीन, जो लोग उस ऑफिस, जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो मशीन्स यूज किया करते थे उन सब का भी डिवीजन हो गया कि ये जो कैलकुलेटर है ये अब पाकिस्तान का हो गया और ये जो कैलकुलेटर है अब ये इंडिया का हो गया है। इस तरीके की चीजें हो रही थी, यानी पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर सब चीज डिवाइड कर दिया गया था। What also got divided were the financial assets and things like tables, chairs, typewriters, paper clips, book and also musical instrument of the police band। तो हर एक चीज है वो डिवाइड कर दी गई थी, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो पेपर क्लिप्स हो, चाहे वो टाइपराइटर्स हो, टेबल्स हो, चेयर्स हो या पुलिस बैंड। पुलिस बैंड का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पुलिस बैंड यानी जो पुलिस लोग यूज करते हैं मशीन्स, चाहे उनकी लाठी हो या कुछ भी तरीके की जो पुलिस मशीन्स यूज करती थी, वो हर एक तरीके की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। देख सकते हो किस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही है, पार्टीशन कितना ज्यादा खराब हो रहा है। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड। तो वही बात की कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी डिवाइड हो गए, रेलवे की डिवाइड हो गए कि भाई आपके रेलवे में इतने हैं तो इतने इंडिया में चले जाएंगे और इतने पाकिस्तान में हो जाएंगे। इट इज estimated the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border, between 5 to 10 lakh people were killed। तो ये देखने को मिलता है कि लगभग 80 लाख लोग हैं जो माइग्रेट हुए, यानी 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह गए और लगभग इस दौरान 5 से 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि पार्टीशन में किस तरीके से प्रॉब्लम फेस हुआ। तो अगर इसका थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दूं तो आपको ये समझ में आता है कि पार्टीशन कितना वायलेंस था। लोग धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का रेप कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। आप देख रहे हो कि जो पार्टीशन है वो कितना भयंकर हो रहा है, हर एक चीज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पेपर क्लिप्स हो, बुक्स हो, चाहे ऑफिसर्स हो, हर एक चीज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि जो पार्टीशन है वो कितना, बहुत ही ज्यादा, कितना दर्दनाक हुआ होगा, कितना खतरनाक हुआ होगा। अब इसी के साथ कुछ सवाल उठते हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि डिड इंडिया बिकेम अ हिंदू नेशन, क्या भारत है वो हिंदू नेशन बना? इस वजह से हिंदू नेशन, क्योंकि ये पार्टीशन क्यों हो रहा था, क्योंकि टू नेशन थ्योरी यही दी गई थी कि एक जो धर्म है वो हिंदुओं का हो जाएगा और एक जो धर्म है, एक जो देश बनेगा वो मुस्लिम्स का हो जाएगा। यानी जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम्स के लिए होगा और जो इंडिया होगा वो हिंदूज के लिए होगा। तो अब क्या जो इंडिया है वो हिंदू नेशन बना? नहीं। हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इस मुस्लिम, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट, सिख्स और ज्यूज? और आखिरकार गवर्नमेंट जो इंडिया है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने किस तरीके से और जो माइनॉरिटीज थे, जो मुस्लिम रह गए थे, जो जैन थे, जो पारसीज थे, जो बुद्धिस्ट थे, जो सिख्स थे और जो ज्यूज थे, उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया? क्या उनको किसी दूसरे देश भेज दिया गया या फिर उनके साथ भी बहुत बुरी तरीके से कंडीशन की गई? क्या हुआ? तो बेसिकली इसका आंसर यही, आप अभी की करंट की सिचुएशन पे आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो हिंदू है वो एक सेकुलर कंट्री है। इट मींस कि जो इंडिया है, माफ कीजिए, जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है। इट मींस कि जो इंडिया है वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती है, वो सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है
और सभी लोगों को इक्वल मान्यता देती है कि आप अपने धर्म को अच्छे से सेलिब्रेट कर सको, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो जैन हो, पारसीज, बुद्धिस्ट या सिख्स या ज्यूस हो। सभी लोगों के धर्मों की रिस्पेक्ट की गई है और किसी को भी बड़ा छोटा दर्जा नहीं दिया गया, सबको इक्वल माना गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। सो इसका आंसर यही है, इंडिया रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन या इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ऑल रिलीजन। तो इसी का आंसर ये पड़ता है कि जो इंडिया है वो हिंदू नेशन नहीं बना, बल्कि एक ऐसा नेशन बना जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, उनके कल्चर्स को रिस्पेक्ट करता है। तो इसी के साथ आपको भारत पे रह रहे हो तो आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसा कोई भी देश नहीं है। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक होता है वो होता है खत्म। आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे आप मुझसे मिल सकते हो। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसी का दूसरा पार्ट होगा वो, और उसमें और चीजें हम समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।